नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे दिल्ली पर। दिल्ली में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ घट रहा है और दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। इसमें मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी नाम है, कुछ दूसरे लोगों के भी नाम है। और ये मामला क्या है? ये मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फोटो का गलत इस्तेमाल करना, उनकी मान-मर्दन करना, उनकी मानहानि करना, उनके बारे में गलत जो है एक नैरेटिव अपने सोशल मीडिया मंचों पर चलाना और पब्लिक को एक तरीके से गलत जानकारी देने की कोशिश करना। जब तक आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, तब तक तो ये सब चल सकता था, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इसकी परमिशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को नहीं होती है कि वो अपने अपोनेंट के खिलाफ किसी तरह का कोई चारित्रिक हनन का इस तरह का प्रयास करे। इसके अलावा कई दूसरी घटनाएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और जरा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय सिचुएशन क्या है। और जैसी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो अब ये सुनिश्चित हो गया है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ ही चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। वो 2020 की गलती नहीं करने जा रही है। खुद जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक सीन से दूर थे, वो अब मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक सभा की है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैक किया है। आज एक और विजुअल आ रहा है जिसमें राहुल गांधी एक नाले के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये है अरविंद केजरीवाल का लंदन और पेरिस। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अब दरिद्रता से उबरने की एक संकल्पना तो ले ली है। इसका फल क्या होगा और इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं, ये देखना जरा दिलचस्प होगा। और खास तौर से 2015 और 2020 में चूंकि कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था और 2020 में तो कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम 4.3% वोट शेयर पर आ गई थी। तो क्या कांग्रेस अब ये फैसला कर रही है कि वो ताकत के साथ अपने खोए हुए जनाधार को वापस लेगी? और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? खास तौर से जो पहले ही सिर पर बहुत बड़ा बोझा लेकर के चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं और साथ में पहली बार चैनल पर आ रहे हैं और आपसे अपरिचित तो बिल्कुल भी नहीं है, अनुपम के सिंह। दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर, बुलाने के लिए। आपने इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ सकूं। अनुपम जी, आप और वीरेंद्र सर के साथ भी एक बार बैठने का मौका मिला इससे पहले। अनुपम जी, आपकी मेधा से और आपकी जानकारियों से सब परिचित हैं, बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। नहीं, आप और हमारे परशुराम जी हैं भाई, जो बहुत अच्छा हमारे बहुत सम्मानित। जी, जी। हाँ, आप जिस योग्य हैं वो सम्मान आपको मिल रहा है और अच्छी बात है। आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ये मैं अभी से घोषणा कर सकता हूँ। आपका एक विशेष स्थान बनेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और विश्लेषकों में भी। तो मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आता हूँ। ये राहुल गांधी आपको लगता है अभी भी दिखावा कर रहे हैं 2020 की तरह, या कुछ सीरियस हैं? सीलमपुर में जो सभा हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया
और आज उनकी एक वीडियो आ रही है जिसमें वो किसी नाले के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। चमकती हुई दिल्ली है, राहुल जी क्या पेरिस संदेश- पेरिस पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। ये शायद आतिशी मारलेना से उनसे स्वाति मालीवाल से इनको प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल तो पिछले करीब 1.5-2 महीने से यही काम कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के टूटी हुई सड़कें, कीचड़ भरे रास्ते और जो मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा, ये सब बता रही हैं। आज चलो राहुल गांधी भी निकले हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है वीरेंद्र जी, राहुल गांधी और कांग्रेस के शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ चुनाव मैदान में उतरने का नतीजा क्या होगा? देखिए, दिल्ली के चुनाव की घोषणा से लेके अब तक की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मुझे लगती है, वो कल राहुल गांधी का सीलमपुर से अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश करना। ये सीलमपुर वही इलाका है जहां फरवरी 20 में दंगा हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली की यात्रा पर थे। जाफराबाद क्षेत्र है और इस इलाके में मुस्लिम आबादी लगभग 50% है। उसमें बहुत बड़ी आबादी ईस्टर्न यूपी, बिहार और बांग्लादेशियों की और रोहिंग्यों की है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुस्लिम वोट को पर निशाना साधा है, उससे ये साफ लग रहा है कि कांग्रेस को जो 2023 में कर्नाटक में जो सफलता मिली थी, मुस्लिम वोट उससे एकमुश्त मिला था, फिर तेलंगाना में मिला और उसके बाद जो है उसको अच्छा मुस्लिम वोट जो है लोकसभा चुनाव में मिला। तो कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि मुसलमान वोट उसके संग आ रहा है और इसके कारण ही राहुल गांधी ने अपना प्रचार का श्री गणेश कल सीलमपुर से किया है। तो और आपने देखा होगा अभी इसी महीने जो अजय माकन का एक बयान आया था केजरीवाल के खिलाफ, तो केजरीवाल ने शोर मचाना शुरू किया कि ये किससे लड़ रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो और उन्होंने मैनेज किया और ये लगा कि कांग्रेस चुप हो जाएगी। उसके बाद जो है अखिलेश यादव के सपोर्ट में आ गए, आज तो शरद पवार भी आ गए हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये साफ बता दिया था, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कि इंडिया अलायंस इज ऑल बट ओवर। तो कांग्रेस ने अब ये देख लिया है कि अब अगर आम आदमी पार्टी को अगर नहीं रोका गया तो ये उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और आम आदमी पार्टी देश की अकेली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने छोटे राज्य से शुरू होकर के एक बड़े राज्य पंजाब में सत्ता में आ गई। गुजरात में वो कांग्रेस का विकल्प बन के उभर रही थी। गोवा में भी उसकी स्थिति यही थी कि वो कांग्रेस का विकल्प बन के उभर रही थी। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो उसको ना मिल करके अब वो आम आदमी पार्टी की ओर जा रहा है। और कांग्रेस को ये समझ में आ गया ना, एनफ इज एनफ। और मुसलमानों ने भी अब ये मन बना लिया है कि अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि लगातार उनके वीटो के बावजूद बीजेपी 2014, 2019, 2024 3 बार केंद्र में सत्ता में आ चुकी है। 2 बार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, 12-13 राज्यों में आज उसकी सरकार है। तो मुसलमानों का अब क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो गया है। और जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में आने के बाद तमाम तरह के समझौते करती हैं और जो वादे किए होते हैं मुसलमानों से भूल जाते हैं, तो मुस्लिम अशराफिया की जो उनका अपर कास्ट है, शेख सैयद उर्फ पठान, जो वास्तव में मुसलमान का नेता है, जो कि अब उनकी कुल आबादी का 10% से भी कम है, वही सब कुछ तय करता है और वही मुस्लिमों के भाग्य विधाता है। तो उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब जो है कांग्रेस का साथ देना है। और शायद यही दबाव था अखिलेश यादव के सामने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि वो जो इतनी आसानी से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन को मान गए थे। और यही समय और यही जो हो रहा है दिल्ली में, वही 2027 में यूपी में दोहराया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में जो मुसलमान हैं वो बीजेपी की सरकार बनवाने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वोट दिए बिना। अगर उनका वोट सारा का सारा कांग्रेस को गया तो निश्चित तौर पर इसका बहुत नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 26 साल बाद 98 में वो पावर से बाहर हुए थे,
तो और 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में वापसी का मार्ग अब खुल रहा है। तो मेरा मानना, राहुल गांधी ने जो कल सीलमपुर से शुरुआत की है, अब देखना होगा आने वाले 2 हफ्तों में कांग्रेस की, राहुल गांधी की ये यात्रा किधर जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कल साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। वो ढीला ढाला रवैया जो उसने पिछले 3 चुनाव में अपनाया था अरविंद केजरीवाल को लेकर के, इस बार वो ये गलती नहीं करने जा रही है। बीजेपी सत्ता में आती है तो आए, लेकिन कांग्रेस ने अब दिल्ली में अपनी खोई भी राजनीतिक जमीन को वापस पाने का और मुसलमानों में अपने आधार को मजबूत करने का मन एकदम साफ बना लिया है। ये बात कर राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दी है सीलमपुर की सभा से। जी, आवाज गोल हो गई आपकी आवाज म्यूट गोल है हो आपसे। गई। जी जी, अब आ जी रही जी, होगी। अब आ रही है। जी 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 तो अनुपम जी, जी सर। 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, और रिप्लेस किया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में भी रिप्लेस किया कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। चाहे हरियाणा में, चाहे गुजरात में या दूसरे राज्यों में, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है, केजरीवाल आगे बढ़े हैं, कांग्रेस की कोस्ट पर आगे बढ़े हैं। ये कांग्रेस को समझ में आने में समय लग गया। जी, सबसे पहले तो अगर ये देखें कि राहुल गांधी अभी अचानक से छुट्टियां मनाने कुछ दिन पहले चले गए थे। जैसे होता था ना, हम लोग जब कॉलेज में होते थे तो सेमेस्टर की परीक्षाएं देते थे। अब उस परीक्षा में राहुल गांधी तब घुस रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब आधी परीक्षा खत्म हो चुकी है, और एक एग्जामिनेशन की भी एक समय सीमा होती है कि आप इतने देर लेट आएंगे तो आपको पेपर भी नहीं दिया जाता है। लेकिन खैर ये चुनाव है तो यहाँ पर जो है सो कि उनको पेपर भी हाथ में दे दिया गया है और बैठा भी दिया गया है कि चल भाई आप बैठो और परीक्षा दो। तो पहली बात तो इसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी अब तक मान के चल रही थी कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र जीतेंगे, और जब हम मोल भाव वाले टेबल पे बैठेंगे तो ये जितने भी छुट भये दल हैं, और ये कांग्रेस की मेरे हिसाब से आज से ये प्रकृति नहीं रही है। ये प्रकृति वो तो यूपीए काल में मजबूरी थी जो इसने बहुमत के लिए गठबंधन किया था छोटे दलों से। ये पहले से इनकी प्रकृति रही है कि ये खाते हैं, मतलब जो छोटे दल हैं उनको खाते चले जाते हैं, उनको किनारे लगाने का सोचते रहते हैं। तो इन्होंने इसीलिए जो इंडी गठबंधन की पहले धड़ाधड़ बैठकें हुई थी, पहली बैठक होती है आपको पटना में, वहाँ पर जो है सो कि कांग्रेस पार्टी का उतना कुछ नहीं दिखता है। वहाँ पे लालू, नीतीश वगैरह जितने क्षेत्रीय दल के नेता हैं, वो आपको प्रमुखता से दिखते हैं। फिर बैठक जैसे-जैसे दूसरी और तीसरी बेंगलोर और मुंबई में बैठक होती है, वैसे-वैसे कांग्रेस ही हाईजैक कर लेती है पूरी बैठक को, और इंडी गठबंधन को भी एक तरीके से। और अब यही इंडी गठबंधन है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कहाँ से ये शुरू हुआ। पहले वो हरियाणा हारते हैं, फिर वो महाराष्ट्र में जीती हुई बाजी जिसे माना जा रहा था वो हारते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि अरे भाई हम कहाँ सोच रहे थे कि मोल भाव के टेबल पे हम सबसे ऊँची कुर्सी पर बैठेंगे। अब स्थिति ये आ गई कि इनको टेबल के नीचे ढकेल दिया। कुर्सी पर तो जगह देना दूर की बात है। और अब क्या हो रहा है कि इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है, वो तो इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। एक फ्रेंडली मैच ये लोग एक टर्म इजाद करते हैं। कहीं-कहीं जैसे ये लोग गठबंधन में भी रहते हैं तो कुछ सीटों पर जो है दोनों के प्रत्याशी उतरते हैं जो दलों के, तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। ये ऐसा अमूमन तब होता है जब विचारधारा नहीं मिलती हो और आप किसी को हराने के लिए किसी के प्रति घृणा को लेकर जो है एक हुए हैं मजबूरी में, तो ऐसा ही होता है। तो उमर अब्दुल्ला ने हमने देख लिया वहाँ पर कश्मीर में नरेंद्र मोदी के सामने एक तरीके से वो नतमस्तक ही दिखे, और जो भी कारण हो, अलग-अलग कारण हैं, लोग कह रहे हैं कि केंद्र के साथ सहयोग बना के चलना है, तो कोई क्यों केंद्र सरकार से झगड़ा करके चलेगा अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल फॉलो करके कि ना उसे खुद फायदा हो, ना उसके राज्य को फायदा हो। दूसरा, तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से बिहार भी आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी वहाँ कह दिया है कि इंडी गठबंधन जो था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद तो वो खत्म हो चुका है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर कश्मीर में आ जाइए, आप झारखंड में आ जाइए, वहाँ इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद तक नहीं नसीब हुआ। इनकी कोई गठबंधन में वैल्यू नहीं है, या आज रहें ना रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे दिल्ली में, तो यहाँ शुरू में अगर हम देखें तो राहुल गांधी के चुनाव मैदान में न उतरने से पहले कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर इतनी हमलावर नहीं थी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था कांग्रेस पार्टी का, अजय माकन करने वाले थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अजय माकन ने किया था उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कविताएं पढ़ी थी और उनके खिलाफ काफी आरोप लगाए थे और हर आरोप का फिर से विस्तार से वर्णन भी किया था। फिर कांग्रेस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी अजय माकन के नेतृत्व में ही, जिसमें बताया जाना था कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। लेकिन समय देकर पत्रकारों को बुलाकर भी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है, कांग्रेस का कोई नेता वहां पर नहीं दिखता है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति पहले जो है वो स्पष्ट नहीं थी। अब जब राहुल गांधी बाहर से लौटे हैं, तब उनकी टीम यहाँ पर एक्टिव हुई होगी। फिर जो छोटे नेता हैं कांग्रेस के, उनको बताया गया होगा कि हमको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है, एग्रेसिव होना है, अटैकिंग होना है, तब जाके अब इन्होंने ये सब शुरू किया है। तो कांग्रेस उतरी तो है, लेकिन काफ़ी लेट उतरी है यहाँ पर। दूसरा, अभी भट्ट सर ने एक और बात कही मुसलमानों को लेकर दिल्ली में, तो मैं, अगर मेरे पास समय है तो मैं बिल्कुल बोलिए। यस यस, जी, पूरा जी। समय है, पूरा जी, समय। तो जैसे भट्ट सर ने मुसलमानों को लेकर कहा, तो अभी मैं देख रहा था कि ताहिर हुसैन भी काफ़ी चर्चा में है। एआईएमआईएम ने भी कुछ प्रत्याशी जो हैं वो दिल्ली में उतारे हैं। दूसरा, भाजपा के जो समर्थक हैं वो अब भी उम्मीद में हैं कि नुपुर शर्मा को जो है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ टिकट मिलेगा। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है जो शायद हो सकता है कि उत्साह में हम ध्यान न दे रहे हों, या अभी जो भी लोग चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को टिकट मिले वो ध्यान न दे रहे हों, वो ये है कि यहाँ कांग्रेस आक्रामक हो गई है अचानक से। एआईएमआईएम मैदान में है, ताहिर हुसैन दंगाई को उतार दिया है प्रत्याशी, और अगर नुपुर शर्मा खेल में आ जाती हैं, तो फिर मुसलमान जो है दिल्ली का वो एकदम से अपना मन बना लेगा, जो आप से अभी टूट रहा है, जो अभी उसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो 100% मुसलमानों की पसंद नहीं है, वो फिर कांग्रेस में को भी वोट देगा, वो फिर एआईएमआईएम को कांग्रेस और एआईएमआईएम को अभी की स्थिति में वोट देगा। लेकिन उस स्थिति में नुपुर शर्मा आ जाती है, वो मन बना लेगा कि सारे वोट हमें, भले ही अच्छा है, भला है, बुरा है, अरविंद केजरीवाल ही भाजपा को हराने वाला है, तो सारे वोट जो हैं हम उसको जाकर जो है वो दे देते हैं। तो दिल्ली में अभी समझ लीजिए ये स्थिति बनी है। दूसरी बात, रमेश बिधूरी के बारे में भी मैं सुन रहा था कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि आपने ये प्रियंका गांधी का गाल क्यों कह दिया, कि लालू यादव तो हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़कें बिहार की नहीं बनवा सके, लेकिन मैं जो है प्रियंका गांधी के गाल की तरह कालका जी की सड़कें बना दूंगा। तो उन्होंने जो, भाजपा चूंकि एक कैडर वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, तो स्पष्ट है कि वहाँ चीजों पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है जब जब विवाद होता है तब। तो रमेश बिधूरी ने जवाब दिया कि कांग्रेस तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही थी यहाँ पर खेल में। तो मेरे सामने तो अतिशी है, मुख्यमंत्री भी दिल्ली की अतिशी हैं, तो मैं चाहता तो कह सकता था कि मैं अतिशी के गाल जैसी सड़कें बना सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रियंका गांधी इसीलिए कहा ताकि कांग्रेस वाले निकलें तो सही, विरोध करने दिखाई तो दे सही पर कि सड़क पे कांग्रेस है कहीं। वो अलग बात है, ये कुछ ज़्यादा ही निकल गया अब आगे, और आंध्र प्रदेश में, वहाँ कर्नाटक में नाक कान फोड़ने लगे भाजपा कार्यकर्ताओं के निकल के, तो ये एक बैकलेस भी हो गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस जितना एग्रेसिव लड़ेगी, अभी के हिसाब से मैं भाजपा को फायदा देख रहा हूँ। जी। आवाज सर। ओह! जी, जी, जी। अ, तो ये ममता बनर्जी का, भट्ट साहब, और अखिलेश यादव का और उद्धव ठाकरे का 3 का बयान आया अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इंडी अलायंस के भीतर भी एक राजनीति शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ, उनकी लीडरशिप, उनकी एरोगेंस के खिलाफ एक तरीके से इंडी अलायंस में ये खुला विद्रोह है, और वो अब अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं। और क्या ये जो घटना घटी है, इसने भी प्रेरित किया है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि भाई मैं इंडिया अलायंस के घटक दलों को भी बताऊं कि भाई अभी भी हम ही अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हैं, बाकी तो अखिल भारतीय हैं नहीं। अगर केजरीवाल हैं तो अभी केवल दिल्ली और पंजाब में हैं, तो हम बड़े हैं और हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हमारे सहयोग की वजह से ही ये 2020 में इजीली जीत गए थे। अगर हम अपने पे आ गए
तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं जीत पाएंगे भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? देखिए, अब तक इंडिया अलायंस के बारे में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ईमानदारी से बात की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। ये भाई जो है केवल लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये अलायंस, लोकसभा का चुनाव हुए 7 महीने हो गए, अभी तक ना तो हमारा कोई इसका कन्वीनर है, ना कोई इसका संगठन है, ना कोई सचिवालय है, ना कोई इसका ड्राफ्ट। और ठीक है, आपने एक एक एजेंडा आपने बना लिया था, INDIA, विकास और सेकुलरिज्म क्या क्या। तो और आपको याद होगा कि अब लोकसभा चुनाव के पहले नवंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था, अरे कौन अखिलेश बखलेश, उन्होंने ये भी कहा था बहुत ही कंटेंचुअस भाषा में। और फिर जब अभी लोकसभा चुनाव के बाद अभी अक्टूबर में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, तब अखिलेश यादव बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी को अहिरवाल क्षेत्र में सीटें दे दी जाएं 8-10, तो हम वहां से सीट निकाल लेंगे। तो हुड्डा ने तो समाजवादी पार्टी का नाम ही सुनने से मना कर दिया था, कौन समाजवादी पार्टी, हम अकेले लड़ लेंगे। उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया, अभी हमने देखा नवंबर में, तो कांग्रेस और तो जो है समाजवादी पार्टी से बात करने को ही तैयार नहीं थी। वो 10 सीटें मांग रहे थे, फिर भी उन्होंने 1-2 सीट महाराष्ट्र में किसी तरीके से जीत लिया। तो ये जो है ये इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के पहले भी असेंबली में कहीं नहीं चला, लोकसभा चुनाव के बाद ये हरियाणा में नहीं चला, महाराष्ट्र में नहीं चला, तो दिल्ली में अगर नहीं चल रहा है तो कौन से आश्चर्य की बात है। क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि अंततः जब लोकसभा चुनाव आएगा तो एंकरिंग उस एंटी बीजेपी नेशनल अपोजिशन अलायंस की एंकरिंग कोई राष्ट्रीय पार्टी ही करेगी। और ये पिछले 75 साल की राज्य सन 52 से लेके अब तक का जो इतिहास है, अपोजिशन की एंकरिंग राष्ट्रीय पार्टी ही करती है या कांग्रेस से निकले हुए राष्ट्रीय नेता करते हैं। वो चाहे जनता पार्टी के समय जयप्रकाश नारायण हो या 88 में जनता दल के नेता VP सिंह हो, दोनों कांग्रेस से ही निकले थे। या उसके बाद में देवगौड़ा हो या गुजराल हो, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए थे। तो कांग्रेस को मालूम है कि जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा 29 में, तब ये जो आज जो क्षेत्रीय दल जो हैं, ये जो छटके भटके घूम रहे हैं और ये जो है शिकायतों से भरे हुए हैं और ये जो है हमसे जो है सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। प्लस कांग्रेस के ऊपर PM मोदी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, ये क्षेत्रीय दलों की ताकत के आधार पर आगे बढ़ती है। क्षेत्रीय दलों की और ये जो उसकी 99 सीटें आई हैं, ये वास्तव में क्षेत्रीय दलों की ताकत के आधार पे आई हैं। तो कांग्रेस को ये मालूम है कि वो परजीवी ही बनी रहेगी और जब 29 का लोकसभा चुनाव आएगा तब फिर से होगा कि आओ, जो कांशी राम कहते थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, कि आओ अलायंस खेलें। जब चुनाव आता है तो ये सारे क्षेत्रीय दल के नेता झोला लेके पहुंच जाते हैं दिल्ली, कहते हैं आओ अलायंस खेलें और हम लोग एक गठबंधन बना लें। तो कांग्रेस को मालूम है कि जब अगला चुनाव आएगा तो फिर से जो है हमारे पास एकमुश्त राष्ट्रीय स्तर पे मुस्लिम वोट होगा और जिन क्षेत्रीय पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए वो अपने मुस्लिम वोट को बचाने के लिए हमारे साथ फिर से आ जाएंगी, जैसे वो 24 में आए थे। तो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा क्लाउट है वो हमारा बना रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली क्षेत्रीय ऐसी पार्टी है जो एक राज्य से की सीमा लांघ करके पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में नंबर 2 पार्टी बन गई और गोवा में भी कांग्रेस को उसने काफी नुकसान पहुंचाया। हरियाणा में, हिमाचल में उसने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। और उसने आम आदमी पार्टी ने एक समय महाराष्ट्र में भी काफी धूम मचाई थी, लेकिन वहां पे उसका मामला आगे चला नहीं। बेंगलोर और कर्नाटक में भी किया था, राजस्थान में भी किया था, लेकिन वहां पे मामला आगे बढ़ा नहीं। तो कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर आम आदमी पार्टी को हम अगर रोक लेते हैं अब की बार सत्ता में आने से दिल्ली में, तो इंडिया अलायंस में जो बात अनुपम कह रहे हैं कि हाई टेबल तो वो सबसे ऊंची वाली कुर्सी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुर्सी बराबर की तो मिलेगी ही। और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि हमारे पास इस समय 99 MP हैं और नेता हमारा लीडर ऑपोजिशन है, तो हमारी जो एक प्री इमिनेंट पोजीशन है, जो एक हमारी एज है, जो हमारी डोमिनेंस है राष्ट्रीय स्तर की, जो नेशनल लेवल पे जो अपोजिशन पार्टी की जो स्पेस है, उसमें जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन है वो मजबूत ही होगी। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है, उससे कोई बहुत नुकसान हमारा नहीं होने वाला है।
तो ये कांग्रेस का जो कैलकुलेशन है, और इसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। वो तो जो है अगर आम आदमी पार्टी का वोट बटेगा तो बीजेपी तो नेट गेनर है। तो ये जो है मुस्लिम राजनीति में इसमें एक बहुत बड़ा मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस से अलायंस उनको इसलिए करना पड़ता है कि मुसलमानों का वोट एक मुश्त उनको मिलता रहे, और अगर वो कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, उसका उनको नुकसान होगा। और अब ये देखते हैं कि वो एग्जाम हॉल में बहुत देर से पहुंचे राहुल गांधी, इसका उनको नुकसान होता है कि फायदा होता है। लेकिन मुसलमान जो है अपना राजनीतिक सबक बहुत जल्दी सीखता है। वो जो है जो हम लोग को जो हिंदू वोटर है वो तो जाति में उलझा रहता है कि कहाँ पे अगला को देना है, कहाँ पिछड़ा को देना है। लेकिन मुसलमानों का जो है इस मामले में जो उनकी पॉलिटिकल लाइन है कि द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू अल्लाह, ये धरती अल्लाह ने बनाई है। और वास्तव में अगर हमास का जो चार्टर देखें तो वो तो कहता है कि भाई यहाँ पे पहले इस्लामी हुकूमत थी, इसलिए पूरा इजराइल वक्फ लैंड है। एक तरीके से भारत भी वक्फ लैंड है, यहाँ पर भी 500 बरस मुगलों का, तुर्कों का और उसके पहले मामलूक का शासन रहा है। तो उनकी लाइन तो बड़ी क्लियर है, उनको अपना राजनीति में वीटो पावर को बनाए रखना है। वो अलग है कि यूपी में योगी जी ने ये मैं तो मानता हूं कि वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका राजनीति को लेकर के नैरेटिव बड़ा क्लियर है, बड़ा कैटेगोरिकल है, और उसमें कोई भी ग्रे एरिया नहीं है, कोई उसमें चोर बाजार नहीं है। तो ये हमको संभल में दिखाई पड़ रहा है, ये हमको 8 साल से यूपी में हर जगह दिखाई पड़ रहा है। और लोग ये कहते हैं कि सब सारा काम मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हम आप भी यूपी में रहते हैं, कोई बख्शा नहीं गया है। वो चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाट हो, यादव हो, गुजर हो, दलित हो, अपराधी है तो कार्रवाई सबके खिलाफ हुई है कि कोई बख्श दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये अगर दिल्ली में अगर मुसलमानों का एकमुश्त वोट जाता है कांग्रेस को, तो ये केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है। और संभल में पिछले 2 महीने का जो घटनाक्रम है और उसमें उसको लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव के हताशा भरे बयान आ रहे हैं कि साहब वो डीएम एसपी ने दंगा करा दिया। अब तक तो डीएम एसपी के ऊपर आरोप लगता था कि ये लोग अकर्मण्य थे, इनकॉम्पिटेंट थे, लापरवाह थे, दंगे को रोक नहीं पाए, इनके पास तैयारी नहीं थी। लेकिन ये बिल्कुल दंगा डीएम ने कराया। वीरेन जी, वो उनकी कुंठा है जो निकल करके सामने आ रही है। और जिस तरीके से वो जो मजाक बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बंगले के नीचे भी शिवलिंग है, कुंभ मेले का भी मजाक उड़ाया। उनके पार्टी के नेता जो एमपी बहुत जो है भद्दे भद्दे बयान दे रहे हैं सनातन धर्म में देवी देवताओं को लेकर के। तो यूपी में इसका असर ज्यादा पड़ेगा अगर केजरीवाल का कोई नुकसान अगर हुआ मुस्लिम वोट की वजह से। अनुपम जी, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के एक बयान की वजह से थोड़ी कसीदगी का माहौल पैदा हुआ था, आरएसएस में थोड़ी सी नाराजगी देखी गई थी, और उसका नुकसान भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटली उठाना पड़ा। कारण तो और बहुत सारे थे, लेकिन संघ अगर पूरे मनोयोग से और संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी निष्ठा के साथ और उत्साह के साथ जमीन पर काम ना करें तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये हमने लोकसभा चुनाव में देखा। लेकिन हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, सरकारें बनी हैं, तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दिल्ली में महाराष्ट्र के तुरंत बाद आरएसएस की टीमें अपना काम कर रही हैं। आज मैं एक समाचार पत्र की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह बताया गया है कि जो आरएसएस की टीमें हैं, खास तौर से जो मलिन बस्तियां हैं दिल्ली की, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो निचले तबके के मतदाता हैं, उनके बीच में जाकर के उनको समझा रही हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है, जो हिंदू विरोधी इनकी एक छवि रही है, जो इनकी कारस्तानियां रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जो इनका तुष्टीकरण मॉडल रहा है, जिसमें एक वीडियो में ये दिखाई दे रहे हैं वक्फ वालों के बीच में खड़े होकर के कह रहे हैं
कि आपको तो किसी तरह की कमी आने नहीं देंगे, आपको बस बताने की ज़रूरत है, हम तो आपके खजाने भर देंगे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, मुकेश अंबानी, इसकी जो ये एंटीलिया है, ये वक्फ की ज़मीन पर बताई जा रही है। अगर मेरी सरकार होती तो मैं इसको अब तक गिरवा देता। ये सब चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं, निचले तबके के लोगों को बताई जा रही हैं, जहाँ इनका प्रभाव रहा है। इसके अलावा जो इनका अर्बन नक्सल कनेक्शन रहा है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। बांग्लादेशियों की जो और जो घुसपैठियों को संरक्षण इन्होंने दिया है, उसके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सीईसी की बैठक में ये कहा था कि दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के झूठों को और बेनकाब करना है और ज्यादा एक्सपोज करना है। और ये किस तरह के झूठ हैं, एक वीडियो भी आज वायरल हो रहा है, वो सुनवा देते हैं। कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, मैं भगवान को नहीं मानता था। हनुमान जी से क्या मिलता है आपको? मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ये कितना बड़ा झूठा आदमी है। अभी कह रहा था कि मैं पहले नास्तिक था, फिर अभी कह रहा है कि बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त था। तो ये जो झूठ है, मेरे विचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं को एक्सपोज करने के लिए लोगों से कहा है कि इनको एक्सपोज करो पूरी तरीके से। जी। चूँकि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी ओंकार सर बात की, तो मैं थोड़ा-सा वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग 2-3 दिन पहले ही, मैं संघ के एक कार्यक्रम में गया था और वहाँ पर जो उत्तर क्षेत्र के प्रांत प्रचारक हैं अनिल जी, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर एक बात उठी, जो तमाम जो उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था, तो उस सभा में जितने लोग थे, उन्होंने एक बात, चूँकि आमतौर पर संघ के ऐसे कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं होती है। संघ इन चीज़ों के लाइव प्रसारण वगैरह में विश्वास करता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे-ऐसे 100 मीटिंग जो है वो कर लेता है महीने में। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक बात उठी कि चुनाव के समय ही आरएसएस अभी क्यों अचानक से एक्टिव हुआ है? उससे पहले जो है आपने लोगों के साथ क्यों नहीं समन्वय बनाया, या फिर लोगों के साथ आप क्या जुड़े हुए नहीं थे? तो और दूसरी बात कि क्या भाजपा ये माना जाए कि आप भाजपा के लिए वोट माँग रहे हैं? खुल के ये आप कह सकते हैं? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक किसी सभा की उन्होंने बात की कि वहाँ पर किसी एक साधु बाबा को लाया गया था और उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा के लिए वोट नहीं माँगूँगा। तो उनसे फिर कहा गया, फिर आप वहाँ जाके कुछ तो ऐसा बोल दो जिससे भाजपा के लिए थोड़ा सकारात्मक असर पड़े। तो वो जो बाबा हैं वो आते हैं उस सभा में और कहते हैं कि गाय को बचाने के लिए वोट दो। और जिन-जिन पार्टियों ने गो हत्या, पूछो पार्टियों से कि क्या तुम गायों को बचाओगे? जो पार्टी का जवाब ना हो उसको वोट मत मत दो। तो बाद में उन्होंने बाहर निकल कर यही कहा कि मैंने बिना कहे ही बोल दिया कि भई भाजपा को वोट दो। यानी क्योंकि एक भाजपा के ही मैनिफेस्टो में जो है वो गौ-रक्षा की बात होती है। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया कि संघ जो है वो इसी तरीके से काम करता है। वो सब कुछ बताता नहीं है, बिना बताए हुए वो ज़मीन पे काम करता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो संघ की दिल्ली में तैयारी है, ख़ासकर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में ही नहीं, बल्कि जो वोटर नहीं भी हैं अभी, जैसे पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से पीड़ित कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी वोटर आईडी अब तक बनी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी संघ का कार्य कर रहा है। कुछ दिनों पहले दिवाली के समय जब संघ का पत्रकार मिलन समारोह आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर उन्हें भेंट में क्या दिया गया था पत्रकारों को? उन्हें मिट्टी के दीपक दिए गए थे और माइक से अनाउंस करके बताया गया था कि ये मिट्टी के दीपक किन लोगों ने बनाए हैं। उन्हें बताया गया था कि फलाँ बस्ती की दलित महिलाओं ने इस मिट्टी के दीपक को बनाया है। आप अपने साथ भेंट लेकर जाएँ, अपने घर जाएँ और इस दीपक को जलाएँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संघ जो है किस स्तर पे काम कर रहा है और केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि काफ़ी पहले से जो है वो दिल्ली चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। हालाँकि दिल्ली अधिकतर एक देखा जाए तो एक अर्बन क्षेत्र है। यहाँ पर जो है अधिकतर कामकाजी लोग हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं होता। यहाँ मैं संघ की शाखाओं में भी देखता हूँ कि
उन लोगों का टारगेट होता है कि 200 लोग पहुंचे तो पहुंचते हैं 25 से 30 लोग, इस तरह की स्थिति है। ये दिल्ली में ही नहीं, आप दिल्ली और नोएडा भी इसमें अगर मिला लीजिए तो ये सारी ये स्थिति इस तरीके की है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है संघ हतोत्साहित नहीं होता है और उसका जो अपना काम है वो करते रहता है। दूसरी बात आते हैं अब अरविंद केजरीवाल के झूठ पे। तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति ही झूठ पे टिकी हुई है। इन्होंने आज तक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई इनका बयान नहीं है जिस पर इन्होंने यू टर्न नहीं लिया हो। ऐसा कुछ है नहीं जो इन्होंने कहा हो और फिर कर दिया हो। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इतने घाघ मुलायम सिंह यादव से लेकर ममता बनर्जी तक तमाम नेताओं को हमने देखा, एक से एक घाघ नेता देखे। और मैं तो कहता हूँ मैंने अरविंद केजरीवाल जैसा देखा ही नहीं आज तक भाई, जो बच्चों की कसम खा ले और फिर बंगला गाड़ी ले ले। फिर अभी आपने बताया कि कैसे इनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर जो है वहां पे राम रहेगा ही नहीं, और अब जो है ये कहते हैं कि मैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ जाता हूँ राम मंदिर में जी। तो मुझे लगता है कि इनको एक ये लगता है कि सर्टिफिकेट प्राप्त है मुझे झूठ बोलने का, और इन्हें लगता है कि जो दिल्ली के लोग हैं उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो मेरी झूठ का फैक्ट चेक करें। और उन्हें ये भी लगता है मैं इतने झूठ फैला दूंगा, तुम 1 का फैक्ट चेक करोगे, 2 का करोगे, 3 का करोगे, मैं 100 झूठ फैला दूंगा एक दिन में, जाओ भाई फैक्ट चेक करते रहो। ये उपराज्यपाल को निशाना बनाते हैं, ये प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं। अभी ये राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, जब से ये राहुल गांधी अग्रेसिव हुए हैं तब से ये आदमी एक फ्रंट पर 100 लोगों के खिलाफ 100 झूठ बोल देता है। उसके बाद वो 100 लोग हैं वो अपना फैक्ट चेक करने में लग जाए। और हम कहते भी हैं कि जब तक फैक्ट चेक होता है, जब तक सच असली सच पहुंचता है, तब तक झूठ जो है वो इस धरती के 4 चक्कर जो है वो लगा चुका होता है। तो कांग्रेस पार्टी की भी यही स्थिति हो गई है अभी दिल्ली में। अभी भी हम देखें कम से कम 10 राज्य ऐसे होंगे जहां भाजपा और कांग्रेस का जो है सीधा मुकाबला है। अब सिमट के जो है ये 10 पे आंकड़ा कम से कम अगर ज्यादा से ज्यादा लें तो 10 पे आ गया है। और इन 10 राज्यों में जो 169 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में मात्र 35 जीती है। तो यहाँ कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई की बात है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बात सही बोला कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने झूठ बोल दी कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल वो तो देश बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और एक और बात इस आदमी ने सही बोल दी है, वो जब आदमी मतलब अहंकार के इस स्तर पर पहुंच जाता है तो वो खुद को लेकर कुछ बातें सही बोल देता है। जैसे इन्होंने ये हर जगह सही और स्पष्ट बोल दिया है कि अतीशी जो है वो एक अस्थायी व्यवस्था है और उनको चुनाव के बाद जो है सीएम पद पर मैं ही बैठूंगा। क्योंकि इन्होंने अतीशी को आगे ही इसीलिए किया था कि शराब घोटाला से लेकर तमाम जो घोटाले हैं उनको लोग भूल जाएं और फिर कुछ दिनों बाद ये वापस सत्ता की कुर्सी पर आके बैठ जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से रैली हुई है मैं देख रहा हूँ दिल्ली से, और उन्होंने जो एक नारा दिया है कि आपदा, और उससे पहले बीजेपी की कैंपेन की जो लाइन थी अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम क्रिएटिव्स भी आ रहे हैं, रोज एक नया वीडियो जो आ रहा है वो ट्वीट किया जा रहा है, सबको भेजा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो उसके बाद से पीएम की रैली के बाद से भाजपा जो है वो आक्रामक हुई है। लेकिन यहाँ एक और दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि दिल्ली की चुनावी फिजा जो है ना वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह थोड़ी धोखे वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2020 का चुनाव देखें, 2015 का चुनाव देखें, तो उस समय तो मोदी लहर पीक पे थी, खासकर 15 के समय। और उसके बाद 2020 में कोरोना के समय भी एक तरह से देख लीजिए। तो वहाँ भी आप कनॉट प्लेस पर जो लोग यहाँ पर आकर जो ओपिनियन करते हैं, जो यूट्यूबर्स या जो पत्रकार या दिल्ली में जगह-जगह पे, वहाँ मोदी, मोदी ही केवल होता था। अरविंद केजरीवाल के समर्थक बोल भी नहीं पाते थे। 100 लोग मोदी, मोदी करते थे, एक बेचारा 2 है केजरीवाल का समर्थक, वो शांत हो जाता था। लेकिन हुआ क्या? चुनाव परिणाम एकदम ही विपरीत आए। एक चुनाव में तो 2020 में तो मुझे भी लग रहा था पूरी तरह की भई भाजपा आने ही वाली है लगभग, लेकिन मतलब कुछ और ही हो गया। तो मैं मान रहा हूँ कि इस बार कम से कम ऐसा ना हो, और इसीलिए हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर मैदान में उतारा गया, और उन्होंने जो है सो कि जो सबसे बड़ा नारा है भाजपा का वो प्रधानमंत्री के मुँह से कहलवाया गया। वो किसी प्रदेश अध्यक्ष या फिर किसी से नहीं कहवाया गया। जो आपदा पूरा इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। जी। अब की बात मैं एक बात कह रहा हूँ चौधरी साहब कि केजरीवाल का जो टाइम टेस्टेड जो उसका पॉलिटिकल मॉडल है कि एक एक नैरेटिव क्रिएट करो
सबको गाली दो, जैसा अनुपम ने कहा कि 1000 झूठ बोलो। और एक बार बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि ये एएपी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी है। तो ये एक्यूज करो, यही काम इस आदमी ने 2015 से या उसके पहले से किया है। तो ये नैरेटिव अब जो है अपने डेड एंड पे आ गया है। अब ये आरोप लगाने पे और गाली देने के बजाय अब इसको खुद आरोपों का जवाब देना पड़ना भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से उसको हाईकोर्ट में फटकार लगी है कि ये सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो ये कह रहा है कि ये लीक कैसे हो गई। वो आदमी सीएजी रिपोर्ट के कंटेंट पे बात नहीं कर रहा है केजरीवाल, और वो ये भी झूठ बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके काम करने पे जो है पाबंदी लगा रखी है, कोई फाइल आप साइन नहीं करेंगे, आप कार्यालय नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री के, तो मुख्यमंत्री आप कैसे बनेंगे। और ये भी कह रहा था कि आपदा तो बीजेपी के पास है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लड़े कैसे आम आदमी पार्टी से। अरे भाई, नेता का संकट तो आपके यहाँ भी है, आप तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, और अगर बन जाएंगे तो काम नहीं कर सकते, तो सरकार चलेगी कैसे। तो अब इनका जो मॉडल था कि एक नैरेटिव बनाओ, सबको लगातार गाली देते रहो, लगातार झूठ बोलते रहो, अब उसकी जो है अब वो जो है यूज बाय डेट आ चुकी है, और अब वो इस चुनाव में नहीं चलने वाला है। वीरेन जी, कल सीलमपुर में जो रैली की थी राहुल गांधी ने, उसके 2 ट्वीट भी उनके ट्विटर हैंडल से आए थे। पहला ट्वीट था, जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की भी है, कोई फर्क नहीं है। दूसरा ट्वीट था, मोदी और केजरीवाल दोनों नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। सिर्फ कांग्रेस ही समान भागीदारी और संविधान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। आप सभी दिल्ली वासी इस फर्क को समझें। इसका जवाब केजरीवाल ने इस ट्वीट से दिया था, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने की नहीं है, अब तो नई दिल्ली सीट बचाने की हो गई है? क्योंकि हर दूसरे दिन तो वो चुनाव आयोग का चक्कर काट रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी 15 दिन में 13,000 वोट बढ़ा दिए, कभी कहते हैं कि बिहारियों और पूर्वांचलियों को ला ला करके वोटर बनवा रहे हैं, कभी प्रवेश वर्मा की शिकायत करते हैं, कभी दूसरी शिकायत करते हैं। तो उनको चिंता मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की भी नहीं है, या सत्ता में वापसी की भी नहीं है। उनको अब चिंता ये सताने लगी है कि मैं नई दिल्ली से जीत भी रहा हूं कि नहीं जीत रहा हूं। उनको चिंता अपने पॉलिटिकल मॉडल या अपने नैरेटिव को बचाने की है, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक आधार पे और डिफेंसिव पे ला दिया है। तो बीजेपी कार्डर ने ग्रास रूट लेवल पे जाकर के, गलियों गलियों में जाकर के जब वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना शुरू किया, तो मालूम पड़ा एक जो है खम्भे में मीटर एक टंगा हुआ है, उसमें एक मकान का पता लिखा हुआ है, वहां रहता कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, और वहां पे 70 वोट हैं। तो फर्जी वोट बड़ी संख्या में जो वीड आउट हुए हैं, इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बहुत बेचैनी है। आपने देखा होगा, आतिशी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि 12% वोट जो है काटे गए और 10% वोट जोड़े गए। और बताइए, 22% का वोट का खेल हो गया, तो इलेक्शन का तो परिणाम यही से तय हो गया। तो ये जो वोटर लिस्ट का जो घोटाला जो बीजेपी ने पकड़ा है, और बड़े पैमाने पर जो वोट जो फर्जी वोटर वीड आउट हुए हैं, और जो बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अभियान चला है, उससे भी अरविंद केजरीवाल को बहुत धक्का लगा है। और ये जो देश बचाने की बात है, तो हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि भारत में या देश भर में डेमोक्रेटिक राजनीति में जो संवाद की भाषा होती है, वो होते हैं रेटरिक एंड जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल। तो वो है तो दिल्ली का मेयर और कह रहा है कि मैं देश को बचाऊंगा, तो ये एक शब्द आडंबर है, शब्द जाल है, इसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। और राजनीति इसी तरह के बातों से होती है।
और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो उनका तो वही जॉर्ज सोरोस वाला एजेंडा है कि हिंदुओं को जाति के आधार पे बांटो, यहाँ पे जाति द्वेष पैदा करो, यहाँ पे जाति का गृह युद्ध पैदा करो और मुसलमानों को रेडिकलाइज करके उनको एनब्लॉक, उनको जिहाद के नाम पे इकट्ठा करो, जो कि आपका ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर की भी यही राय, वो कियर स्टारमर भी यही कर रहा है। 2.5 लाख लड़कियों बच्चियों का रेप हुआ और बाकायदा वहां की पार्लियामेंट ने वोट करके उसमें इंक्वायरी करने के प्रस्ताव को डिफीट कर दिया। और जो लंदन का मेयर है सादिक खान, जिसके जिहादियों से लिंक बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, उसके खिलाफ भी वो भी शक के घेरे में है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उसको नाइटहुड दे दिया जवाब में, और वो सर सादिक खान हो गए। तो ये तो वही राजनीति जो राहुल गांधी की भी है। और वो अलग बात है कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पूरी वहां की राजनीति में धमाका हो गया है एलन मस्क के एक ट्वीट से, और पूरी राजनीति में वो वहां कहा जा रहा है कि इसने डायनामाइट लगा दिया। तो राहुल गांधी भी एजेंडा वही है, लाइन वही है, पॉलिटिकल मॉडल वही है, जो कि नियो लिबरल वोक का एजेंडा है। अमेरिका में जो था आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी का, बाइडेन का, बराक हुसैन ओबामा का और क्लिंटन का, वही इनका भी एजेंडा है। लेकिन भाई इनके पास जो है ये इनको सीटें जरूर बढ़ गई इनकी लोकसभा में, लेकिन ये हरियाणा में नहीं चला, महाराष्ट्र में नहीं चला, दिल्ली में इतना ही चलेगा कि हाँ मुस्लिम वोट इनको मिल जाएगा। और ये अरविंद केजरीवाल की का जो सत्ता में वापसी का सपना जो है वो पूरा नहीं होने देंगे, बस इससे अधिक कुछ नहीं होगा। अनुपम जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी, मैं ये देख रहा था कि दिल्ली में ये बसपा की भी रैली होने वाली है, मायावती की भी रैली होने वाली है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अचानक से जो गांधी का हैप्पी है बर्थडे है, जी, हाँ, और मायावती का भी जन्मदिन भी आने वाला है और कल है। जी, हाँ, कल ही है और मायावती की आगे को। प्लानिंग कर रही है बसपा की उनकी रैली कराई जाए। तो एक तरफ मतलब ये दिल्ली चुनाव में पूरी मुझे लग रहा है कि ये खिचड़ी बनाने की कोशिश है पूरी की पूरी। एक तरफ जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दल का ही समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस की जहाँ पर बात आ रही है। अब चूँकि समर्थन सपा ने कर दिया है आम आदमी पार्टी का, तो बसपा जो है वो उसके उलट चलेगी ही चलेगी। हालाँकि अब बसपा का मुझे नहीं लगता है उतना प्रभाव रहा जो राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में कभी दलितों में उसका हुआ करता था और उसे सीटें भी मिलती थी। लेकिन ये 2 दिनों से राहुल गांधी का इस तरीके से आक्रामक होना, ये थोड़ा-सा कुछ नया है और ये क्या रंग दिखाता है, ये हम आगे भी अगर बैठेंगे तो अभी 2-3 दिन थोड़ा-सा लगेगा इसका ये पूरा जो रंग है वो क्लियर होने में। उसके बाद हम इस पर देखेंगे कि क्या इसका असर होता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और अनुपम के सिंह, आप दोनों जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर।